निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो देखिए पृथ्वी के पास तो है, शुक्र ग्रह के पास भी है, शनि ग्रह के पास भी है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह के पास थोड़ी ना होगा साथियों गुरुत्वाकर्षण। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, पता किसने तैयार किया था साथियों? जॉन डाल्टन ने ही साथियों आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था। यह क्वेश्चन वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन क्या है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है सिलिकॉन क्या है, आपको बता देना है कि सिलिकॉन एक उपधातु है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट साथियों, ये एक समय में दोनों तरफ देख लेता है, इसलिए सही जवाब आपका ए होगा। और ये सवाल आपसे पूछा जाता है, फेफड़ों की जो बाहरी आवरण परत होती है इसको क्या कहा जाता है? देखिए जो बाहरी आवरण परत होती है साथियों उसको फुफ्फुस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण का आहार है? शरीर निर्माण का आहार की अगर बात करें, क्या वसा है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है साथियों, खनिज भी नहीं है, लेकिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बांझपन जो है ना, ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है साथियों जो बांझपन है, इसलिए सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? तो क्या आपका जवाब हो सकता है कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? मैं कहूंगा क्वाशियोरकर होती है। क्या क्वाशियोरकर होती है? राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो किसकी बात चल रही है? जीवाणु की बात चल रही है, जीवाणु की वजह से यह होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवंशिक रोग से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सबसे पहले जारी पौधा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका सवाल आपका जवाब जो होगा वो बीटी का पास हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में आपको बताना है। वाष्पीकरण देखिए, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है वाष्पीकरण में? नहीं। गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है? नहीं। ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है? नहीं। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और कई बार आपके एग्जाम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, क्या डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो आर्थोपोनिया हो जाएगा। क्या आर्थोपोनिया इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो क्या हरी फूल गोभी है, चीनी है, अंडा है, गेहूं है? मैं कहूंगा हरी फूल गोभी जो है ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आपसे आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? तो किरोप्डिस्ट जो है ना साथियों वो पांव से संबंधित है, यानी कि हड्डियों से संबंधित क्या है? आर्थोपेडिस्ट है, तो उसी प्रकार पांव से संबंधित क्या हो जाएगा साथियों? आपका किरोप्डिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं तो वो ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो अग्न्याशय है। इसमें साथियों अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कौन से हार्मोन की बात चल रही है? सेक्रेटिन हार्मोन की बात चल रही है। इस हार्मोन में पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है साथियों। कौन सा हार्मोन? मैं कहूंगा सेक्रेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। उसके बाद देखिए लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? ये बहुत शानदार सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है अस्थि मज्जा में बनती हैं। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि रक्त समूह ओ कहलाता है। ओ को क्या कहा जाता है साथियों? ओ को तो सार्वजनिक दाता कहा जाता है। क्या सार्वजनिक दाता कहा जाता है? अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने की? 1900 में की गई, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। ये भी आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए रुधिर का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो कितना होता है साथियों रुधिर का पीएच मान? 7.3 से लेकर 7.5 ये रुधिर का पीएच मान होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जानवर जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है साथियों? इनको कहा जाता है वाई विप्रस जानवर, यानी कि जरायु जानवर। ये बहुत शानदार सवाल है साथियों। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का। इनमें से कौन उड़ सकता है? क्या हॉर्नबिल उड़ सकता है, ऑस्ट्रिच उड़ सकता है, एमो या पेंगुइन उड़ सकता है? तो मैं कहूंगा हॉर्नबिल इसमें से उड़ सकता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो पता क्या आपका जवाब होगा? आपका जवाब प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, यानी कि शरीर का मूल खंड कहा जाता है साथियों प्रोटीन
प्रोटीन को। उसके बाद देखिए फ्लोएम क्या है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो फ्लोएम ऊतक जो है साथों ये पौधों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है साथों, पौधों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साथियों माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में, तो एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक बार मुझे बताइए। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा या हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। मैं कहूंगा जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ना, इस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, तो आपका जवाब साथियों अमोनिया हो जाएगा। क्यों अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि साथियों हैबर प्रोसेस का उपयोग करके किसको उत्पादित किया जाता है, अमोनियो का निर्माण किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाली गई है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है, तो मैं कह सकता हूं ब्रोमीन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ये समुद्री जल से ही निकाला गया है। कह रहे कि मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, तो कियारा आडवाणी। क्या मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे अपना भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कियारा आडवाणी को किया है, आपको ध्यान रखना है। कहां पर आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये केरल राज्य में खोजी गई है साथियों। आर्किड की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है, केरल राज्य में खोजी गई है। किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाल ली है, तो किसने संभाल ली है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम इंदरपाल सिंह वालिया है और इन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाल ली है। उसके बाद देखिए 16% 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य बना भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन चुका है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, पता गुजरात राज्य की बात चल रही है। यानी कि 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात राज्य भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन चुका है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा आपसे पूछा जा रहा है। कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत करेगा। 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। उसके बाद देखिए कहां अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है, तो आपको यहां पर याद रखना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान जो हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। उसके बाद देखिए सर्वेश रंजन जो है ना ये किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने गए हैं, तो आपको साथियों याद रखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने हैं, सर्वेश रंजन बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, तो ये कहां पर है आपको मालूम होना चाहिए। ये कहां पर है फटाफट एक बार आप लोग साथियों मुझे बताने की कोशिश कीजिए। पंजाब में है बिल्कुल, तो पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसने 68 में ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है, पता साथियों किसने जीता है, दलाई लामा ने जीता है। तो दलाई लामा ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत तो साथियों नागालैंड में हुई है, यानी कि नागालैंड राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। उसके बाद देखिए फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन जो लॉन्च हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई, तो बहुत शानदार सवाल है और ऐसा सवाल है साथियों जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल फिलहाल में 2026 में गुजरात राज्य ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 50% से घटाकर 18% कर दिया है अमेरिका ने भारत पर टैरिफ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब भारत के जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ ठीक ठाक हैं, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है, तो कौन बनी है साथियों, निवेदिता दुबे बनी है। तो निवेदिता दुबे आपके सवाल का राइट आंसर है। किस राज्य में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ है, तो पिलो एआई का शुभारंभ जो हुआ है साथियों वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है, मैं कहूंगा अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। हेवन 1 को अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है और ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बन चुका है। उसके बाद देखिए किस राज्य की पर्वतरोही कबक यानो, इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है, तो ये पता कहां की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है साथियों। इनका नाम है कबक यानो, इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध
भारत की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है? भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो इनका नाम वीरभद्रन रामनाथन है और इन्होंने ही क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है। अच्छा सवाल है। देखिए साथियों, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो आपको यहां पर याद रखना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में रोसोमा संतरा महोत्सव साथियों आयोजित किया गया है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा नागालैंड राज्य की अगर बात करें तो नागालैंड राज्य में रोसोमा संतरा महोत्सव आयोजित। एक निश्चित कोड भाषा में आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, बताइए इसका जवाब क्या होगा? एक निश्चित कोड भाषा में जुपिटर यानी कि JUPITER को इन लेटर्स के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है नेपच्यून यानी कि NEPTUNE को क्या लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर J है, अच्छा J से J हो गया है तो हम N से साथियों N बना लेंगे और ऑप्शन में भी साथियों देखिए सभी में N है। देखिए यहां पर U है, ये हो गया है साथियों V यानी कि क्या एक बढ़ाया गया है, तो इसमें भी साथियों हम एक बढ़ाएंगे तो E में एक बढ़ाओगे साथियों F हो जाएगा। ये P है, P से साथियों क्या हो गया है O यानी कि अब एक घटाया गया, पहले एक बढ़ाया गया फिर एक घटाया गया, तो इसमें भी साथियों एक घटाओगे तो यहाँ पर O आ जाएगा। तो NFO अभी तक तो मुझे जो है दो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए I है और I से J हो गया है यानी कि एक बढ़ाया गया है, तो अब इसमें भी एक बढ़ाने का तो U यहाँ पर आ जाएगा। U यहाँ पर तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर A के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि क्लॉक को टेबल कहा जाए, टेबल को पेपर कहा जाए, पेपर को पेन कहा जाए और पेन को ग्रिंडर कहा जाए और ग्रिंडर को आयरन कहा जाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम को किस में देखा जाएगा? भाई साहब टाइम को क्लॉक में देखा जाता है और यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्लॉक को क्या कहा गया है? क्लॉक को यहां पर साथियों टेबल कहा गया है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो टेबल होगा। और टेबल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सुनील सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। पहली लाइन को सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए सुनील सुमन की पत्नी है, इतनी बात आपसे कहा गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों सुनील की, तो जो सुनील है ना, सुनील ये सुमन का पति है। तो सुनील जो है ना साथियों सुमन का पति है यानी कि सुमन पत्नी है और सुनील कौन है? पति है। अच्छा जो के पंकज की पुत्री है, पता जो का इस्तेमाल दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला सुनील दूसरा वाला सुमन, यानी कि सुमन जो है ना साथियों ये पंकज की पुत्री है, ठीक है, ये पंकज की पुत्री हो गई है ना। सुमन की अगर बात करते हैं साथियों ये पंकज की पुत्री हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा जा रही है राहुल सुमन का इकलौता भाई है। सुमन का इकलौता भाई कौन है साथियों? राहुल है, यानी कि पंकज की एक पुत्री है सुमन और एक पुत्र है साथियों राहुल। उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल सुमन का इकलौता भाई हो चुका है। कह रही कि सुनील राहुल से किस प्रकार संबंधित, यानी कि राहुल क्या कहेगा सुनील को? तो ये राहुल सुनील को क्या कहेगा? भाई साहब ये तो बहन के पति हैं और बहन के पति को क्या कहा जाता है? जीजा जी कहा जाता है। तो जीजा जी आपके ऑप्शन नंबर A वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि राम उत्तर दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताइए अब राम किस दिशा में देख रहा है? ये बहुत सवाल इंटरेस्टिंग है साथियों। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए अगर मान लीजिए ये घड़ी है ना, अभी सुई इस तरफ है, अगर मैं आपसे कहूं घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाइए तो आप इस सुई से यहां पर आ जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि घड़ी की दिशा में है ना 45 डिग्री घुमाइए तो साथियों ये यहां पर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। और अब हम यही चीज इसमें फॉलो करेंगे। राम उत्तर की तरफ देख रहा है तो मान लीजिए साथियों राम अभी यहां पर देख रहा है, ये उत्तर की तरफ देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है यानी कि 90 डिग्री घूम जाएगा। देखिए 90 का कोण बना है तो अब वो इस तरफ देखने लगा। उसके बाद कह रहे कि फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में ही साथियों 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री पता क्या होता है? पहले आपको 90 डिग्री घुमाना है और फिर आपको 45 डिग्री घुमाना है। तो 90 डिग्री घुमाओगे इस तरफ आ जाएगा और 45 डिग्री घुमाओगे इस तरफ, अब मुंह आ जाएगा इस तरफ। उसके बाद कहने के और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अच्छा 270 डिग्री पता क्या होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री 3 बार आपको घुमाना है। तो देखिए अभी इसका मुंह इस तरफ है, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे इस तरफ आ जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे इस तरफ आ जाएगा और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरफ इसका मुंह आ जाएगा। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अब वो किस तरफ देख रहा है, ये कौन सी दिशा है? भाई साहब देखिए ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो ये दिशा उत्तर पश्चिम ही तो होगी। तो अब वो किस तरफ देख रहा है? वो उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर A पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों इन तीन प्रारूपों के निचले सतह पर, यानी कि आपको बताने कि इस निचले सतह पर साथियों कौन सा नंबर होगा। देखिए इतना तो बच्चा बता देगा कि निचले सतह पर 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। बचा क्या? 5 ही तो बचा। तो मैं कहूंगा नीचे जो होगा वो 5 होगा और यहां पर भी 5 होगा, यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी 5 होगा। तो निचले प्रारूपों में 5 5 5 संख्या होगी, ऐसा ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। एक घड़ी में 3 बजकर
20 3:20 हुए हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब साथियों क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 3:20 को 18:30 से घटा दीजिए। 18:30 से साथियों जब हम घटाएंगे 3:20 को, तो क्या आ जाएगा, इधर आपका 10 आ जाएगा और इधर आपका 15 आ जाएगा, यानी कि 15:10 होगा, प्रतिबिंब का समय होगा 15:10 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह भी सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने इस सवाल को साथियों ऐसा नहीं कि पहले सवाल की प्रैक्टिस मैंने की हो, मैं क्वेश्चंस को देखता हूं, क्वेश्चन जैसा जैसा कहता जाता है वैसा वैसा साथियों करता जाता हूं और आपको साथ में समझाता भी जाता हूं, है ना। अब सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नहीं पता इस सवाल के बारे में। कहा जा रहा है कि रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो एक ऐसी मेज बना लेंगे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ना साथियों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, ये 5 लोग के बैठने की हमने जगह बना ली। उसके बाद कह रहे सबका मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। तो आप साथियों पवन को कहीं पर भी बैठा सकते हो, है ना। सरोज के बाईं ओर बगल में बैठा है, सरोज को कहीं पर भी बैठा दो। मान लीजिए सरोज को हमने यहां पर बैठा दिया, तो आपसे कहा जा, अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो सरोज के बायां क्या होगा, सरोज के बायां साथियों ये होगा, यानी कि यहां पर पवन बैठे हुए हैं, यानी कि और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि पवन जो है ये सरोज के तो बाईं ओर बैठा हुआ है, लेकिन पवन जो है ये अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो अनूप कहां पर आएगा, अनूप यहां पर आएगा, अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पवन है। देखिए बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि रीता पवन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, पवन के बाईं ओर यहां पर रीता बैठी है, तो यहां पर रीता बैठ जाएंगी, यानी कि विजय के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, विजय के, विजय कहां गया, अच्छा देखिए 5 लोग थे, 5 में से 4 बैठा दिए, विजय सिर्फ और सिर्फ यही जगह खाली है तो यहीं पर बैठेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि विजय के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो विजय के दाईं ओर बगल में अनूप साहब बैठे हैं, तो अनूप आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए साथियों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए। कहा जा रहा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब काजल 8 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो वो बाईं ओर से 18वीं हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18वीं हो जाती, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली वाली स्थिति क्या है। देखिए टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल इस पंक्ति में कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं, ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए जब वो मान लीजिए यहां पर है, अभी कौन काजल अभी यहां पर है, वो 8 स्थान जब आगे बढ़ती है यहां पर कहा जा रहा है तो वो 18वें स्थान पर हो जाती है, यानी कि वो 18वीं हो जाती है साथियों। किस तरफ से, इस तरफ से, कौन, काजल, काजल जो है ना, काजल की अगर बात करते हैं साथियों, एक सेकेंड, काजल की अगर बात करें तो देखिए अब जब वो 8 स्थान आगे बढ़ती है तो 18वीं हो जाती है, तो जाहिर सी बात है पहले उनकी पोजीशन 10वीं रही होगी, यानी कि अगर हम काजल को यहां से देखते हैं तो ये 10वें स्थान पर रही होगी। कुल आपसे पूछा जा रहा है उसकी पहली स्थिति क्या है, पंक्ति में, पंक्ति के दाईं ओर से। तो कुल मिला के अब आपसे कहा, देखिए आपको जानकारी इतनी दे दी गई है कि टोटल पंक्ति में 35 छात्र हैं, काजल दाईं ओर से, सॉरी बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो कहा जा रहा है कि दाईं ओर से काजल की स्थिति क्या होगी और पहली वाली स्थिति ये स्थिति क्या होगी। तो भाई साहब टोटल छात्र हैं 35, एक तरफ से 10वें पर है, दूसरे तरफ से उसकी स्थिति क्या होगी, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इस टोटल में से ये नंबर घटा देना होता है और इसमें 1 जोड़ देना होता है। तो कितना आ जाएगा, 25 + 1 26 आ जाएगी, यानी कि टोटल छात्र अगर 35 हैं, इस तरफ से उसकी पोजीशन 10वीं है तो इस तरफ से 26वीं बनेगी। तो 26वीं कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, राजेंद्र लंबाई में कृष्ण से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। तो सबसे पहले पहली लाइन को साथियों सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या कहा गया है साथियों, देखिए राजेंद्र की सबसे पहले यहाँ पर बात चल रही है, आपसे कहा जा रहा है कि राजेंद्र लंबाई में कृष्ण से छोटा है, ठीक है। राजेंद्र लंबाई में कृष्ण से छोटा है तो मैं कह सकता हूँ, देखिए हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसको नीचे करते जाएंगे और जो लंबा है उसको ऊपर करते जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है राजेंद्र लंबाई में कृष्ण से छोटा है, लेकिन राजेंद्र जो है ना ये राजेश से लंबा है, तो राजेश से लंबा हो जाएगा, है ना। राजेश से लंबा कौन हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा। कहने के रवि, अच्छा राम सबसे लंबा है, तो राम सबसे लंबा है तो राम को साथ हम सबसे ऊपर रख देंगे, राम सबसे लंबा है। कहने कि रवि कृष्ण से कुछ छोटा है, रवि कृष्ण से छोटा है और राजेंद्र से लंबा है, यानी कि रवि जो है ना कृष्ण से छोटा और राजेंद्र से लंबा है, तो रवि जो आएगा वो यहां पर आएगा, यानी कि सबसे छोटा राजेश, उससे लंबा राजेंद्र और उससे लंबा रवि, उससे लंबा कृष्ण। उसके बाद देखिए यानी कि यदि वे ऊंचाई के वर्तमान क्रम में खड़े हो, अच्छा अब राम सबसे लंबा है तो यहां पर ज्यादा दूर बना दिया तो राम यहां पर आ जाएगा। कहने कि तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर राजेश है, दूसरे स्थान पर राजेंद्र है, तो राजेंद्र आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 5 से जैसे 100 बनाया गया है तो वैसे ही 7 से यहां पर क्या बनाया जाएगा। देखिए एक तरीका है, या तो इसकी 20 से गुणा करा दो, है ना,
तो फिर इसकी भी 20 से गुणा कराना पड़ेगी, कितना हो जाएगा 140, और 140 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। चलिए दूसरा तरीका देखिए, देखिए या तो एक काम ये करिए, ये जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है सातों, 25 होता है। 25 की गुणा जब आप 4 से कराओगे तो सातों हमें 100 यहाँ पर मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 की अगर बात करें, 7 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 49 होता है। जैसे इसकी 4 से गुणा कराई है, ऐसे इसकी भी सातों 4 से गुणा कराओगे तो कितना आना चाहिए, 196 आता है। तो क्या 196 ऑप्शन में है, बिल्कुल है साथियों, इसलिए 196 ही यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नंबर सीरीज का सवाल है, कह रहे हैं कि 13 है, उसके बाद साथियों 21 है, उसके बाद 33 आ गया है, और उसके बाद 54 यहाँ पर आ गया है, उसके बाद 91 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए 13 से 21 हुआ, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, 21 से 33 हुआ, यहाँ पर 12 बढ़ाया गया है, 33 से 54 हुआ है साथियों, यहाँ पर तो 21 बढ़ा दिया गया, 54 से 91 हुआ है, यहाँ पर देखिए 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा सातों 3, यानी कि 54 में 37 जोड़ा है तो 91। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे एक बार मुझे बताइए। देखिए अब फिर से करें तो 4 जोड़ा गया है ना, 12 से 21 हुआ है तो सातों 9 जोड़ा गया है, 21 से 37 हुआ है तो 16 जोड़ा गया। यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा तो हमें बहुत आराम से आंसर मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए, ये 4 9 16 है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 37 और 25 कितना होता है साथियों, है ना। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 37, जैसे कि 8 4 12, 12 9 21, 21 16 37, तो 37 25 होगा, वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो 5 7 12 हो जाएगा, और ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि अब 91 और 62 को जोड़ना है आपको, 3 आ गया और आपका 15 आ गया, यानी कि 153। 153 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि कुछ गाने छोटे हैं और कुछ छोटे अच्छे हैं। देखिए कुछ गाने, मान लीजिए ये क्या हो गए, ये गाने हो गए, और कुछ गाने छोटे, इतने गाने मान लीजिए क्या हो गए, इतने गाने जो है ना वो छोटे हो गए, और कुछ छोटे मान लीजिए इतने छोटे क्या हो गए, इतने छोटे अच्छे हो गए। चलिए तो ये चीज़ तो हो गई पूरी। अब निष्कर्ष एक बार देखिए और बताइए कौन सा आपका सही है। यानी कि कुछ गाने अच्छे हैं, भाई साहब गाने ये हैं अच्छे, ये तो कैसे कुछ गाने अच्छे हो सकते हैं, कोई गाने अच्छे नहीं और कोई अच्छे भी गाने नहीं है, तो ये आपका गलत है। कुछ छोटों का अच्छा नहीं होना, क्या लिखा हुआ है, कुछ छोटों का अच्छा नहीं होना एक संभावना है, कुछ छोटों का अच्छा नहीं होना एक संभावना। देखिए बात बिल्कुल सही कही गई है। अगर यहाँ पर ये होता कि कुछ छोटे अच्छे हैं तो बिल्कुल सही होता तब भी, क्योंकि ये देखिए कुछ छोटे अच्छे हैं, और अगर कुछ छोटे अच्छे नहीं है तब भी सही है साथ, तो कुछ छोटों का अच्छा होना एक संभावना, ये बात बिल्कुल सही है, संभावना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन लिखा होगा, दूसरा वाला सही है, वही आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और प्राणी शास्त्र के लिए जो आरेख बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए एक तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमें इतना पता है साथियों क्या कि प्राणी शास्त्र के अंतर्गत ही जीव विज्ञान आता है और जंतु विज्ञान आता है, ठीक है। लेकिन जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान आता है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गया, ये आपका जंतु विज्ञान हो गया। जंतु विज्ञान के अंतर्गत साथियों जीव विज्ञान आता है, और ये दोनों जो है ना ये प्राणी शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रही है एक संख्या है 6 8 3 7 9 4 1, ये अंकों को अवरोह नहीं साथियों अवरोही होगा, है ना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिनके समान स्थान समान रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको अवरोही क्रम में आप लोग लिखिए, यानी कि संख्या क्या है 6 8 3 और 7 और 9 4 और 1, ये तो सातों क्या हो गई, ये तो हो गई संख्या। अब इसको अगर बात करते हैं अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करना है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 आ जाएगी, उससे छोटी इसमें 8 है, 8 आ जाएगी, फिर 7 है, और फिर सातों 6 है, फिर 4 है, 3 है, और फिर 1 है। तो आपसे इतनी सी बात पूछी गई है कि अब पहले और अब कितनी संख्याएं अपरिवर्तित रही, यानी कि समान रही हैं। तो मैं कहूंगा एक तो 8 पहले जहां पर था वहीं पर अभी भी है, और एक की जो पोजीशन पहले थी वो अभी भी, यानी कि ऐसी दो संख्याएं हैं जो एक समान रहेंगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि ए 8 दिनों, ए कार को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए की अगर बात करते हैं तो 8 दिनों में, और बी उसी कार को सातों 10 दिनों में, और सी उसी कार को सातों कितने दिनों में, कह रहे हैं कि 12 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार करे तो कितने दिनों में कार वो पूरा हो जाएगा। देखिए अब सातों एक ऐसा नंबर हम लेंगे जो कि 8 से 10 से 12 से कट जाए। वो नंबर कौन सा होगा मुझे भी अभी नहीं पता है। क्या वो नंबर 120 हो सकता है, देखिए जरा 8 से कट हो जाएगा, देखिए क्योंकि 2 तो कट हो जाएंगे दोनों नंबर, 8 एकम 8 8 पंजे 40 कट हो गया, देखिए ये 12 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, देखिए कहने का मतलब साथियों ये है कि ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, और सी एक दिन में 10 काम करता है, और टोटल काम कितना है, टोटल काम साथियों 120 है। तो अगर हम क्या करें तीनों को, यानी कि तीनों अगर एक साथ
एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको जोड़िए तो 15 10 25 और ये 37, यानी कि एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम जो होगा वो सातु 37 होगा। समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर कहा जा रहा है सातु कि टोटल काम कितना है भाई साहब, टोटल काम आपका 120 है, और अगर ये डेली 37 काम होता है तो कितने दिन में ये काम निपट जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लिए, आंसर आपका सातु यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसको अगर कैलकुलेट करें 37 तियाँ मेरे ख्याल से देखिए कितने होते हैं, 37 तियाँ 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 11 111 बिल्कुल इससे थोड़ा सा कम है, तो 37 तियाँ 111। अब बचा कितना साथियों 9, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 3 सही 9/37 दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट हो पाएगा। और 3 सही 9/37 कहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात 9:11 है, यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं साथियों, एक तो गर्ल्स हैं और कौन है, और बॉयज़ हैं। गर्ल्स के लिए कहा गया है कि अगर ये 9x हैं तो बॉयज़ कितने हैं साथियों, 11x हैं, यानी कि कक्षा में 45 लड़कियां हैं। अच्छा 45 लड़कियां हैं, यानी कि 9x की वैल्यू साथियों कितनी है, 45 है। ठीक है, x ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है ना। तो कह रहे कि लड़कों की संख्या कितनी हुई, देखिए इसको इससे कितना गुणा किया गया है, मैं कहूँगा 9 पंजे 45, 5 से गुणा किया गया, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए भी 5 से गुणा करना होगा अनुपात को। 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात 9:11 है और लड़कियाँ 9 पंजे 45 हो रही हैं, तो लड़के भी 11 पंजे 55 हो जाएंगे। 55 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि टीसीपी के 15 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य कितना है, 18,000 है। एचसीआर के 25 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य कितना है, 12,000 है। तो कह रहे कि सभी 40 श्रमिक, यानी कि 15 श्रमिक ये और 25 श्रमिक ये, इन टोटल 40 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो माध्य की अगर बात करते हैं साथियों, है ना, कैसे साथियों निकालेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे टोटल श्रमिक कितने हैं वो आ जाएगा, 15 श्रमिक ये हैं और 25 श्रमिक ये, नीचे टोटल 40 श्रमिक हैं। अच्छा 15 अगर देखिए 15 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य अगर 18 है, तो अगर मैं कहूँ 15 श्रमिकों का कुल मिला के साथियों मासिक वेतन कितना होगा, तो 15 की गुणा 18 से आपको करना पड़ेगी, है ना। तो 15 की गुणा 18 से कर लीजिए, और जो 3 0 लगे वो 3 0 लगा दीजिएगा, पहले ये काम कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 0 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, सॉरी 2 आ गया, 3 0 लगा लीजिए, यानी मेरे ख्याल से 2,70,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2,70,000 तो साथों यहाँ पर आपका आ गया। उसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिए, यानी कि 25 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य इतना है, तो 25 श्रमिकों के मासिक वेतन का कुल मिला के योगफल कितना होगा, 25 गुणा 12,000 करिए। तो 25 की गुणा साथों हम 12 से कर लेते हैं, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 0 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा साथों, ये आपका एक तरीके से अगर बात करते हैं 3 लाख आ जाएगा। अच्छा टोटल श्रमिक कितने, 15 + 25 तो 40 श्रमिक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2,70,000 और 3 लाख, तो ये कितने हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे 5,70,000 हो जाएंगे। तो माध्य कितनी, माध्य की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो माध्य आपका निकलेगा 5,70,000, है ना, 5,70,000 हो गया, बटे 40 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कराइए ज़रा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो गया, 0, यानी कि माध्य कितना निकलेगा, 14,250 निकलेगा। और 14,250 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 12,000 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्र मान लीजिए सातु ये हो गया, इसकी जो लंबाई बताई जा रही है वो 1200 बताई जा रही है, और इसकी जो चौड़ाई बताई जा रही है वो 500 मीटर की बताई जा रही है। कह रहे कि 25 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जाती है, इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जाती है, ठीक है। सड़क बनाने की लागत क्या है आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आयत का विकर्ण निकाल लीजिए, है ना। आयत का विकर्ण सातु आप निकाल लीजिए। आयत का विकर्ण आप कैसे निकाल सकते हैं, आप अंडर रूट में लिख दीजिए क्या, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंबाई की अगर बात करें, लंबाई का स्क्वायर 1200 है, तो 1200 स्क्वायर होता है और जाएगा। चौड़ाई की अगर बात करें तो 500 हो जाएगा। अब 1200 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में लिखेंगे 144 होता है। 2 0 है ना, तो 4 0 यहाँ पर सातु आप लिखेंगे। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 2 0 है ना, तो 4 0 यहाँ पर सातु लिखेंगे। अब आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। तो 4 बार 0 है साथ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 बार 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको जोड़ लीजिए। अच्छा यानी कि 144 और 25 को जोड़ लीजिए। 144 और 25 को अगर जोड़े तो 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 169 साथ तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 169 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हटा देता हूँ मैं, देखिए
ये क्या है, ये आयत का विकर्ण हम लोग निकाल लें। अंडर रूट में 169, ध्यान रखिए 169, मुझे इतना पता है कि 169 13 का स्क्वायर होता है। अच्छा टोटल जीरो कितने हैं, 4 है, तो मैं कहूँगा 13 इसमें से एक बाहर निकल आएगा और 2 जीरो निकल कर आ जाए, क्योंकि अगर हम बात करें अंडर रूट में हम ये लिख सकते हैं 1300 गुणा 1300 लिख सकते हैं, तो एक 1300 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या निकलेगा साथियों, ये आपका आयत का विकर्ण निकलेगा। आयत का विकर्ण कितना निकला साथियों, 1300 निकला। तो उसके बाद कह रहे थे 25 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जाती है, सड़क बनाने की लागत क्या होगी। तो ये अभी 1 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से, तो 25 से साथ तो इसकी हमें गुणा करना पड़ेगी। तो 13 की गुणा 25 से करा लीजिए साथ, तो 13 की गुणा 25 से अगर कराते हैं, 13 पंजे आपका 65, 13 दूना आपका 26, 5 12 और 3 325 आ जाएगा। और जो 2 जीरो हैं साथियों, वो 2 जीरो इसमें लग जाएंगे। मैं कहूँगा सड़क बनाने की लागत कितनी आएगी साथियों, 32,500 आएगी, और 32,500 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए बराबर क्या है साथियों, ए बराबर बी बटे 4 है, और बी बराबर साथियों क्या है, बी बराबर है आपका सी बटे 3 है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें, इसको बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार देखिए, ये ए है और ये बी है, बराबर लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है आपको पता है, तो बी की गुणा जो है ना, देखिए यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, बी की गुणा यहाँ पर आ जाएगी, बी यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा, और ये जो होगा ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये इधर 1 आ गया और ये 4 आ गया। तो इस प्रकार हमें ए और बी का अनुपात पता चल गया, ए अगर 1 है तो बी 4 है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से इसका होगा साथ, तो 1/3 आ जाएगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपको पता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी सी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको ऐसे लिखना है, ए अनुपात बी है ना, बी अनुपात सी, और उल्टा एन बना देना है। उसी प्रकार 1/4 और 1/3 उल्टा एन बना देना। 1 की गुणा 1 से कराओगे तो ये ए आएगा, 1 आ गया। 1 की गुणा 4 से कराओगे तो ये 4 आ गया, तो ये बी आ गया। 4 3 12, तो ये आपका सी आ गया। तो निकल गया साथियों 1/4/12 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।